हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में जान लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जानेंगे कि कैसे किसी भी हिंदी सेंटेंस को या इंग्लिश सेंटेंस को देख के हम बता सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे किसी भी हिंदी सेंटेंस को जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जैसा कि हमें क्या जानना है कि किसी भी हिंदी वाक्य को देख के आप कैसे बता पाओगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट का ही वाक्य है। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें होती है सेंटेंस के अंदर जो देखनी पड़ती है। तो देखते हैं वो क्या है। तो परफेक्ट की अगर बात करूं तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा। तो उसमें परफेक्ट के लिए हमने क्या चीज देखा था कि चुका, चुकी, चुके, ठीक है, लिया, दिया, किया, या फिर ली, दी, की। और अगर अच्छे से बताऊं तो क्रिया के अंत में आ, ए, ई की मात्रा। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट की पहचान क्या होती है, फिर वो पास्ट का परफेक्ट हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, तो परफेक्ट में की पहचान है हिंदी वाक्य में कि सेंटेंस के अंदर चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, ली, दी, की या क्रिया के अंत में आ, ए, ई की मात्रा आ रही होती है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज आ रहा होगा तो समझ जाना कि वो परफेक्ट का वाक्य है। अब फ्यूचर परफेक्ट की क्या निशानी है। तो परफेक्ट का हो गया, तो फ्यूचर का है कि वाक्य का अंत जो है, वाक्य का अंत गा, गे, गी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, ली, दी, की, इनमें से कोई एक शब्द आए और वाक्य का अंत जो है वो गा, गे, गी से हो रहा हो तो समझ जाना कि वह वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। तो ये तो बात हो गई किसकी, हिंदी में कोई वाक्य देख के आप कैसे बता पाओगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट का ही है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपको याद है कि परफेक्ट की निशानी थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो समझ जाना कि वो परफेक्ट का सेंटेंस है। तो ये तो बात हुई परफेक्ट की। फिर पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, तीनों के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फिर फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस रह गया। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट में कि हैज हैव आता है, पास्ट में हैड आता है। अब अगर बात करूं फ्यूचर परफेक्ट की तो फ्यूचर के लिए जो है वो आता है विल हैव, शॉल हैव, या शॉल को आप कह सकते हो शैल हैव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल या शॉल में से एक चीज, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज और लगा होगा हैव। तो विल और शॉल के साथ हैव लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो समझ जाना कि वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तो ये तो बात हो गई हिंदी इंग्लिश में समझने वाली की। कोई सेंटेंस आपको मिलेगा हिंदी में तो आप कैसे उसे देखते ही बता दोगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट का ही है, और कैसे कोई इंग्लिश में सेंटेंस मिलेगा तो उसे देखते ही बता दोगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। अब आते हैं कि कोई हिंदी वाक्य अगर आपको दिया जाए तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे। तो उसके लिए हमें जो है वो 4 तरह के सेंटेंसेस देखने हैं, क्योंकि हमें हिंदी में 4 तरह के वाक्य मिल सकते हैं जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला कौन सा होता है, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है हिंदी का तो उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल है जिस पे आपको ध्यान देना है। तो रूल कुछ खास है ही नहीं, बहुत सिंपल से रूल है, ठीक है। विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव किसके साथ लगेगा और शैल हैव किसके साथ लगेगा ये देखना है। तो शैल हैव लगता है आई
और बी के साथ, ठीक है। आई बी अगर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे सॉल्व है, और विल हैव कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट जो है सारे सब्जेक्टों के लिए लगाएंगे विल हैव, बस किसके साथ नहीं लगाएंगे, एक्सेप्ट आई बी, यानी आई बी के साथ लगेगा सॉल्व है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ लगेगा विल है। तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना फर्स्ट फॉर्म ना सेकेंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं। अब आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल सॉल्व में से एक चीज आएगा, और ये विल सॉल्व में से एक चीज किसको देख के आएगा, सब्जेक्ट को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो है सब्जेक्ट को देख के विल सॉल्व आता है, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये फॉर्मेट जो कितना आसान है, सब्जेक्ट आएगा, विल सॉल्व में से एक चीज आएगी, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह बाजार जा चुका होगा, वह बाजार जा चुका होगा। तो यहाँ पे देखो पहले तो इसको पहचानते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट का ही वाक्य है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे चुका दिख गया, देखो चुका, चुकी, चुके या लिया दिया में से कोई भी वर्ड आ गया, चुका। इसके बाद वाक्य का अंत जो है किससे हो रहा है, गागेगी से हो रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा था कि वाक्य का अंत गागेगी से होना चाहिए, तो दोनों चीजें हो गई। तो यानी ये किस टेंस का वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट है, ये पता चल गया। अब इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो रूल हमारे सामने है, फॉर्मेट हमारे सामने है। अब करना स्टार्ट करते हैं। तो वह सब्जेक्ट है और चुका है, यहाँ पे चुकी नहीं है, तो यानी लड़का है, लड़के के लिए वह क्या होता है, ही। और मैंने कहा है कि सारे सब्जेक्ट के लिए आई को छोड़ दें तो विल हैव आएगा, तो ही विल हैव, ठीक है। इसके बाद जो है क्या चीज आती है, मैंने ये ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, विल सॉल्व में से ले लिया हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो एंड गॉन, गॉन। और कहाँ पे गया है, मार्केट, और कहीं की ओर जाते हैं तो प्रीपोजिशन क्या आता है, टू, तो ही विल हैव गॉन टू मार्केट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने आसानी से हमने ट्रांसलेट कर दिया। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर लिया होगा, ठीक है। मैंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर लिया होगा। अब यहाँ पे भी देखो गा आ गया और लिया गया में से एक चीज आ गया, ठीक है। तो यानी किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का है। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी आई के साथ मैंने बताया था कि क्या चीज आता है, सॉल्व है। आई सॉल्व, आप सेल कह सकते हो, आई सेल हैव, I shall have studied यानी कि पढ़ाई का थर्ड फॉर्म है, स्टडी का थर्ड फॉर्म। I shall have studied hard for exam, यानी मैंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर लिया होगा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सॉल्व हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और कहा था कठिन अध्ययन, तो स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम। तो ये था मैंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अफर्मेटिव कोई भी हिंदी का वाक्य मिलेगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कितना आसान होता है। यही नेगेटिव सेंटेंस भी आपको काफी इजी लगेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं तो इसमें क्या बदल जाएगा, तो इसमें जो है वो बेसिकली हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है। बाकी सारी चीजें अफर्मेटिव की तरह ही होती है। तो अगर रूल की बात करूं तो यहाँ पे रूल कुछ खास है ही नहीं, सेम
एज एफर्मेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, सेम एज एफर्मेटिव, जैसे कि आपने एफर्मेटिव के सेंटेंसेस ट्रांसलेट किया वैसे ही इसका भी करोगे, बस एक नॉट जो है वो एक्स्ट्रा लगा दोगे। अब नॉट कहाँ पे लगाओगे, तो विल, सॉल्व, हैव, ठीक है, इसके बाद आफ्टर, यानी आफ्टर जब आप विल हैव या सॉल्व हैव लगा दोगे उसके बाद आप क्या लगाओगे, नॉट। तो फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट भी इजी होगा। अब फॉर्मेट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सॉल्व, फिर हैव, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने देखा कि सारा जो फॉर्मेट है वो किसकी तरह है, एफर्मेटिव की तरह है, बस हैव के बाद जो है वो नॉट लग गया। तो जब आप विल सॉल्व हैव लगा दोगे उसके बाद क्या कर देना, नॉट लगा देना। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, वे घर नहीं आए होंगे। ठीक है, वे घर नहीं आए होंगे। अब यहाँ पे जो है आपने देखा कि अंत हो रहा है गे से और क्रिया का अंत हो रहा है आए ई से। तो क्रिया का अंत हो रहा हो आए ई में से एक चीज से, तो ए से हो रहा है, तो इस ढंग से ये परफेक्ट हो गया, और अंत में गे लगाया तो फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य हो गया, और नहीं लगाया तो फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें रूल और फॉर्मेट देखना। तो रूल अफर्मेटिव की तरह ही है, बस नॉट एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के साथ क्या आएगा, विल हैव, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दे था तो दे लगा दिया, दे के साथ क्या आ गया, विल हैव आ गया, विल हैव हो गया। इसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, अब आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ वर्ब क्या है, आना, और आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम केम कम, कम ही होता है, तो COME कम। तो दे विल हैव नॉट कम, और कहाँ आने की बात हो रही है, टू होम। तो ये थी ट्रांसलेशन। तो आपने देखा कितना सिंपल था एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर कोई हिंदी में मिलेगा तो उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे जानते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या जानना होता है, रूल। तो रूल यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस वही याद रखना कि जो विल और सॉल लगाते थे ना, अब वह हो जाएंगे बिफोर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले लगेगा विल और सॉल, और हैव जो है वो आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे ये याद रखना है, विल और सॉल जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगाना, और हैव जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे लगाते थे वैसे ही लगाना। क्वेश्चन मार्क जो है वो अंत में आ जाएगा, कभी इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क, एंड ऑफ सेंटेंस। और ये भी चीज याद रखनी है कि WH फैमिली भी आ सकता है, लेकिन वो कंडीशनल है। और अब ये बताने की जरूरत है कि कहाँ पे WH फैमिली आएगा और कहाँ पे नहीं। तो मेरे हिसाब से तो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमने ट्रांसलेशन सीखा है सब में ये जानना है कि इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, और वो दो तरीके कौन से होते हैं। एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिसका आंसर कि हम यस नो में दे सकते हैं, तो उसमें हम विल सॉल्व से स्टार्ट करेंगे। और वहीं पे जहाँ पे आपको लगे कि आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हो, आपको कुछ वर्ड्स में आंसर देने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे WH से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो WH फैमिली कंडीशनल है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में जो है आपको क्या देखना है, सबसे पहले WH, फिर विल सॉल्व, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH, विल सॉल्व, सब्जेक्ट,
हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मेट तब होगा जब यस नो में जवाब आप दे सकोगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक कब होगा फॉर्मेट जब कुछ वर्ड्स में देना पड़े। ठीक है, तो ये क्लियर रखना वर्ड्स में। तो यहाँ पे जो है हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। तो क्या वे 11 या कोई भी टाइम आप दे सकते हो 10 बजे सो चुके होंगे, लिख रहा हूँ। ठीक है, और आप इसके जगह पे जो है ये भी लिख सकते थे, क्या 10 बजे सो गए होंगे भी लिख सकते हैं, चुके होंगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है और क्या लगा हुआ है, तो यानी ये किसका है, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, और इसमें अंत दे से हो रहा है और चुका चुकी आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका जवाब यस नो में दे सकते हो। अगर सो चुके होंगे, ठीक है, यानी उस समय तक सो आपके जाते होंगे, तो आप कह दोगे यस, और नहीं तो नो। ठीक है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले दे है, अब दे के लिए विल लगेगा कि सॉ लगेगा, तो यहाँ पे विल लगता है, तो विल दे, इसके बाद है देखो, तो विल सॉल में से एक चीज, तो यहाँ विल आएगी क्योंकि सब्जेक्ट दे था, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा था क्या होगा, आफ्टर सब्जेक्ट हैव लगता है, तो हैव। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैव आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्लिप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, तो यहाँ हो गया स्लेप्ट। तो विल दे हैव स्लेप्ट एट, कितना टाइम बताया था, 10, अब रात के 10 है तो एट 10 PM। ठीक है, तो यहाँ पे विल, यहाँ पे लिख देना, क्या वे 10 बजे सो चुके होंगे, तो विल दे हैव स्लेप्ट एट 10 PM। अगर दिन का दिया होगा तो AM, और रात का दिया होगा तो PM, और नहीं दिया होगा तो एट 10। ठीक है, आप 10 करके छोड़ देना। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव। अगर आपको इंटेरोगेटिव ऐसा बनाना हो जिसका आंसर की आप कुछ वर्ड्स में दे सकते हो, तो आप लिख देना कि वे इतनी रात कहाँ गए होंगे। ठीक है, या वे रात 11 बजे कहाँ गए होंगे, तो वेयर। ठीक है, ऐसे करके आप बना देना, जो फॉर्मेट आपको बताया गया है, वेयर विल दे, ठीक है, हैव गॉन एट 11 PM या AM, जो भी आपको टाइम बताना होगा। तो ऐसे करके आप क्या बना सकते हो, कुछ वर्ड्स वाला भी बना सकते हो। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव का जो रूल होगा वो क्या होगा, तो सेम एज इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव का रूल होगा पूरा रूल वही होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी। ठीक है, बस जो चेंज होगा वो क्या होगा, नॉट आएगा, और नॉट कहाँ आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, आफ्टर हैव के बाद। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले WH, फिर विल सॉल्व, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे WH, विल सॉल्व प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस क्या चीज चेंज हुआ इंटेरोगेटिव से, नॉट आ गया, वो भी किसके बाद, हैव के बाद। ठीक है, बाकी सारी चीज वही है। कोई भी एग्जांपल ले लो, तो क्या वे पार्क नहीं गए होंगे, तो यहाँ पे जो मैंने क्या देखा, क्या वे पार्क नहीं गए होंगे, तो क्या और ये करके इंटेरोगेटिव नहीं है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और साथ में ये देखो ए से अंत हो रहा है और ये आ रहा है, तो यानी फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या वे, तो यहाँ पे हो जाएगा विल दे, इसके बाद हैव नॉट गॉन टू पार्क, तो विल दे हैव नॉट गॉन टू पार्क, क्या वे पार्क नहीं गए होंगे,
तो यहाँ पे हमने जो है इंटेरोगेटिव भी ले लिया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी समझ लिया। तो हमने देखा कि किसी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और जब हमने करके देखा तो पाया कि बहुत ही सिंपल है, बस कुछ बेसिक्स थी जो जानना जरूरी था कि कहाँ पे विल हैव आएगा, कहाँ पे सॉल हैव या सेल हैव आएगा, ठीक है। और बाकी चीजें तो जो हमने प्रेजेंट में और पास्ट के परफेक्ट में सीखा था वही था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और बाकी ये है कि आपको बार बार कहा जाता है जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको इंग्लिश में लर्न रहेंगे उतना ही आसान आपका ट्रांसलेशन करना हो जाएगा, और साथ ही जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसे डे टू डे लाइफ में उतनी अच्छी ट्रांसलेशन पर कमांड बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय।